मार दूंगा। बुरहान, बुरहान, उठ बुरहान। क्या क्या है? उठ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी है। कोई नहीं है, सो जा। तू रुक, मैं देख कर आता हूँ। कौन है? कौन है? चोर! चोर! बुरहान! 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 क्या क्यों शोर मचा रहा है? बुरहान, अब्बू के कमरे में चोर था। कोई नहीं है। भाई 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 पापा ये तो खून निकल रहा है, ये गए। खून? कहाँ है खून? पापा, पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बाबा पापा उठे, क्या हुआ आपको? खून 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 निकल रहा है। पापा, पापा उठे पापा। सोने दे। शोर क्यों मचा रहा? बुरहान, पापा मर गए। मेरे भाई, पापा मर गए। नहीं भाई, पापा मर गए भाई। भाई पापा मर गए। ये तो कुलसुम बाजी की है अंगूठी। कुलसुम कौन? मेरी मरहुमा बहन जो मकतूल की बीवी थी। घर से आपके और क्या क्या गया? कुलसुम बाजी का सारा जेवर ले गए। ठीक है, एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। ये बताइए कि रात को इस घर में कौन कौन था? सर, जब से कुलसुम बाजी का इंतकाल हुआ है, ये तीनों ही इस घर में अकेले रहते थे। सबसे पहले लाश को किसने देखा? साहब मैंने देखा था। झूठ झूठ बोलता है ये तो अंदर मैंने देखी थी। खून निकल रहा था। सर, ये ज़हनी माजूर है। आप लोगों के बयान ले रहे हो। पुलिस को इत्तला मिली थी कि बिजनेसमैन शमसुद्दीन को घर में गुज़िश्ता रोज डकैती पर मज़ाहमत के दौरान गोली मार दी गई थी। चूंकि 1 साल कबल मकतूल की अहलिया का इंतकाल हो चुका था, इसलिए मकतूल अपने 2 माजूर बच्चों के साथ तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। बज़ाहिर ये एक डकैती की वारदात थी। डाकुओं को किसी ने आते या जाते नहीं देखा था और डाकू इत्मीनान से लाखों रुपए के जेवरात ले उड़े थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करके मकतूल के घर से तफ्तीश का आगाज कर दिया था। आपने यहां से किसी को भागते या जाते हुए देखा हो? मैंने किसी को नहीं देखा। आप मुझे पकड़ना चाहते हो? मैंने नहीं मारा। खुद ही कहते थे मर जाऊंगा। मर गए। मेरा क्या कसूर? साहब ये कुछ नहीं जानता, इसे कुछ नहीं मालूम। ये तो बाद में आया था, मैंने उसे पकड़ लिया था लेकिन वो भाग गया। अगर तुम्हारे सामने मुजरिम को लाया जाए तो पहचान लोगे? जी सर, मैं पहचान लूंगा। ये किसी पहचानेगा? ये तो अंधा है। साहब ये ठीक कह रहे हैं, इनको पहचानने में ज़रा मुश्किल हो रही है। कुदरत अगर किसी को एक सलाहियत से महरूम करती है तो दूसरी सलाहियत से सरफराज कर देती है।
सर मैं कुछ समझा नहीं। कुदरत ने इसे बसारत से महरूम रखा है तो हो सकता है कि बसीरत में इजाफा करती हो। हाँ, ये बताओ कि तुम उसे पहचान लोगे? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। उसका हुलिया किस तरह का था? छोटी सी हाइट थी उसकी, लंबे बाल थे, कानों में बालियां। आपके बहनोई थे? जी सर। बहुत ही नेक और शरीफ इंसान थे। हमारी नंद के इंतकाल के बाद कभी भी हमारे साथ रवैया उनका खराब नहीं हुआ। कितना अरसा हुआ आपकी बहन के इंतकाल को? यही कोई 1 साल हो गया सर। बहुत ही नेक औरत थी, कम वक्तों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमेशा कहती थी कि सारा जेवर अपनी बहू को चढ़ाऊंगी। आप ऐसा करें कि आप बाहर बैठें, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बुलवा लूंगा। तुम जाओ, बच्चों के पास जाकर बैठो, जाओ। फरहान और बोरान, यही 2 औलादें हैं इनकी? जी इंस्पेक्टर साहब, फरहान पैदाइशी तौर पर नाबीना है, जबकि बुरहान ज़हनी बीमारी का शिकार होकर दिमागी पसमानदी का मुब्तला हो गया। किसी से कोई चपकलिश? नहीं सर, शम्स भाई तो बहुत एहसान करने वाले इंसान थे। सुना यह है कि आप भी तो उनके साथ कारोबार में शरीक थे। ये उनकी ही मेहरबानी थी सर कि उन्होंने मुझे काम पर रखा हुआ था। एहसान तो आपका हुआ जो उनके कारोबार की देखभाल कर रहे थे। नहीं सर, मैं तो बेरोजगार था। ये तो उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया था काम पर। अब तो ये सब कारोबार आपका हुआ ना? नहीं सर, जो कुछ भी है मेरे भांजों का है। मैं तो सिर्फ निगरानी ही कर सकता हूँ। और यही वसीयत भी शम्स भाई की थी। वसीयत? कहाँ है वसीयत? वो उनके वकील के पास है। अच्छा, ये बताइए कि कब से आप उनके साथ थे? सर, बहन की जिंदगी से ही उनके साथ था। सकीना, ऐसा करो, तुम खाने का इंतजाम करो। जी बाजी। अच्छा, और सुनाओ नूरू भाई, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? बस क्या बताऊं बाजी, गुजारा ही है। तनख्वाह बहुत कम है। हालांकि सुबह 8 बजे जाते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर भी यह हाल है। तो उन्हें कहो ना तुम्हारी सैलरी बढ़ाएं। कितनी मर्तबा तो मैं उन्हें कह चुका हूँ। उनका एक ही जवाब होता है कि अगर कम है तो कहीं और काम कर लो भाई, जहाँ ज्यादा मिल रहे हैं। आप तो जानती हैं बाजी के लगी बंधी नौकरी है, इसीलिए कर रहा हूँ, छोड़ना नहीं चाहता बस। अरे मैं तो इनसे कितनी दफा कह चुकी हूँ कि दूल्हा भाई से बात कर लो, लेकिन ये कहते हैं कि मेरा मुंह ही नहीं पड़ता। कमाल है, मुझसे तो कहते। मैं तो समझी तुम्हारी जॉब अच्छी चल रही है। अरे क्या खाक अच्छी चल रही है, वो लोग तो इनकी शराफत से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं आज ही शम्स से बात करती हूँ। वो भी तस्करा कर रहे थे शायद कि उन्हें ऑफिस में किसी आदमी की जरूरत है। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और सुनाओ, क्या हाल है? हाँ, बस यही परेशानी है, बाकी तो सब अल्लाह का शुक्र है। अरे हाँ, वो तुम्हारी बहन ने सदफ के लिए जो रिश्ता मांगा था, उसका क्या हुआ? वो बाजी, मैंने अभी उसके लिए हाँ नहीं कही, क्योंकि लड़का कोई जॉब ही नहीं करता। अरे तो कर लेगा जॉब, ऐसी क्या बात है? लड़का तो अच्छा है, लेकिन जब भी हाँ करेंगे ना, सबसे पहले आपको आगे रखेंगे। मामी, मामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मामी, किसकी शादी करवा रही हैं? अरे किसी की नहीं करवा रही शादी। तो फिर मामी मेरी करवा दो। हाँ भाई, शादी कर लो, दोनों की रोटी पकाएगी। क्यों, अभी रोटी नहीं मिलती तुमको? कहते हैं बीवी रोटी अच्छी पकाती है। अरे कुलसुम बाजी, आप तो कहती थी कि इस बावले का दिमाग नहीं चलता। जरा देखो तो बीवी के नाम पे कैसा फरफर दिमाग चल रहा है इसका। भाई ऐसे ही दोनों मजाक करते रहते हैं। चलो अच्छा है,
अल्लाह ने सभी कुछ दिया है, अगर ये दुख नहीं देता तो कितना अच्छा होता। अरे मुझे अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। लेके चलो इसको। मैंने कहा क्या है? गाड़ी में डाल, गाड़ी में डाल इसको। चाय। अरे अच्छा हुआ तुम चाय ले आई, सर में दर्द हो रहा था। आप कह रहे थे ना कि आपके ऑफिस में किसी आदमी की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त ऑफिस की क्या सूझी? आप नूरुद्दीन भाई को क्यों नहीं रख लेते? अरे वो कहीं जॉब कर रहा है ना। हाँ, पर परेशान है वहां से। क्यों, क्या हुआ? वहां ना जॉब सिक्योर है और ना ही सैलरी अच्छी है। उन्होंने कुछ कहा है क्या? घर आए थे वो, तो बातें हो रही थी। बातों बातों में बात निकली तो पता चला वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा तंग है। ये तो अच्छी बात है कि हमें एक घर का आदमी मिल जाएगा। तुम एक काम करो, उसे फोन करके कह दो कि मुझसे मिल ले। ठीक है, मैं भी फोन कर देती हूँ। अरे शाम से कहाँ थे तुम? अरे मैंने कहा बहुत दिन हो गए थे दोस्तों से मिले हुए, आज छुट्टी थी तो जरा उनकी तरफ चला गया था। अरे छुट्टी के दिन तो घर पे रहते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नूरुद्दीन भाई, मेरी आपके भाई से बात हो गई है, वो आपको बुला रहे हैं, कल आप उनसे मिल लो। वाकई? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप आके उनसे मिल लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं कल सुबह जाके उनसे मिल लूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे किसका फोन था और कहाँ जा रहे हो? अरे आखिर बीवी हो ना, हमेशा गलत ही सोचना। बाजी का फोन था, कह रही थी कि शम्स भाई से उन्होंने बात कर ली है, कल उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वाह, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अरे कल जाऊंगा तो पता लगेगा कि क्या मामला है। नूर, तुम शम्स भाई के साथ एक दफा कारोबार में लग जाओ, देखना हमारे भी दिन फिर जाएंगे। तुमने देखा नहीं कि उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है, और तुम भी अगर काम सीख गए ना तो बस। खुदा का वास्ता बेगम, अपनी इस ख्याली दुनिया से बाहर निकल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आँख खुल जाए। बस तुम तो ऐसी बातें किया करो। इस तरह सर मैं शम्स भाई के साथ अटैच हो गया और मेरे हालात दिन ब दिन तब्दील होते चले गए। बहुत ख्याल रखते थे वो मेरा। और आप? जाहिर है सर, मैं भी उन लोगों के लिए उतना ही मुखलिस हूँ। आखिरकार मेरे भांजे हैं वो। इसका मतलब है कि मकतूल के कातिल को पकड़ने में भी खुलूस दिखाएंगे आप? जिस कदर मुमकिन हो सका सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। अब जो मैं आपसे बात पूछने वाला हूँ, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी जी फरमाइए सर। आपकी नज़र में कोई ऐसा लड़का है जिसके बाल बड़े बड़े हों, कान में बालियां हों और दरमियाने जिसामत का? ऐसा लड़का? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझने की जरूरत नहीं है, आप अपने जहन पर जोर दें। इलाके में या रिश्तेदारों में या कोई अपना या कोई गैर? ऐसा लड़का शम्स भाई के साथ अटैच्ड हो और फैक्ट्री में भी। मैं यही देखना चाहता हूं कि मकतूल के साथ आप कितने मुखलिस हैं, जरा गौर से सोचिए। लेकिन सर ये तो आजकल फैशन में। इसीलिए तो कह रहा हूं, 2 4 या इस किस्म के हुलिये के कुछ लोग आपकी नजर में हों। सर एक लड़का है। कौन है? लेकिन सर मैं बहुत पहले मिला था उससे, अब उसने अपना स्टाइल ना बदल लिया। मैंने पूछा कौन है? सर वो मेरी बड़ी साली का लड़का है, नासिर। कैसा लड़का है?
सर लड़का तो ठीक है, हाँ, बल्कि उसके लिए तो मेरी बेटी के लिए रिश्ता भी मांगा गया था। रिश्ता हो गया? नहीं सर, मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। पुलिस को दौरान तफ्तीश मकतूल के नाबीना बेटे फरहान ने जो हुलिया बयान किया था, पुलिस के पूछने पर नूरुद्दीन ने अपनी अहलिया के भांजे की निशानदेही की थी। चलो देखो, लेके चलो इसको। साहब मैंने करा क्या है? गाड़ी में डाल, गाड़ी में डाल इसको। साहब मैंने करा क्या है साहब? गाड़ी में डाल, बैठा इसको, बैठा इसको, बैठा इसको। लिहाजा पुलिस ने नूरुद्दीन की निशानदेही पर शक की बुनियाद पर नासिर नामी नौजवान को हिरासत में लेकर थाने ले आए। साहब आप मुझे क्यों पकड़ के लाए हो? वही बता रहा हूँ, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम शम्स साहब की मैयत में क्यों नहीं आए। साहब मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी। ना सदफ ने, ना तुम्हारी खाला ने? नहीं, किसी ने नहीं बताया मुझे। चलो अगर किसी ने इत्तला नहीं दी तो तुम्हें तो पता था, तुम आ जाते। जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जाओ फरहान को लेकर आओ। जी सर। बहुत पसीना आ रहा है तुम्हें। आओ बेटा, आओ। बेटा ये जो तुम्हारे सामने शख्स खड़ा है, इसको चेक करके पहचानने की कोशिश करो। ये तुम्हारे बाप का कातिल भी हो सकता है। यही है इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे पापा का कातिल। इसने मेरे पापा को मारा है, इसने मेरे पापा को मारा है। मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा है भाई? चुप रहना भी तो एक काम है। आप जानते हैं कि नासरों में एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे मालूम है वो करता क्या है, ना हुनर ना तालीम, इसीलिए मैंने तेरी खाला को अभी तक हाँ या ना नहीं की। मैं लालच में आ गया था। मेरा आना जाना था ना शम्स साहब के घर? नहीं बिल्कुल नहीं। तो तुझे रास्ता किसने दिखाया था और क्यों? पुलिस के मुताबिक जब मुलजिम नासिर से सख्ती के साथ पूछगछ की गई तो मुलजिम खुद ब खुद हर बात से पर्दा उठाने लगा। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मकतूल शम्स के कत्ल की साजिश ने उस वक्त जन्म लिया जब मकतूल की अहलिया का इंतकाल हुआ और नूरुद्दीन के घर खुशहाली ने डेरे डाले। साथ ही शम्सुद्दीन और नूरुद्दीन की फैमिली के ताल्लुकात और गहरे हो गए। बात सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। ये आपके ऑफिस जाने का क्या फायदा है? क्या मतलब है तुम्हारा जाने का क्या फायदा? अरे नौकरी है मेरी, माकूल तनख्वाह मिलती है मुझे उसकी, ये फायदा है? सारा काम तो आप संभालते हैं और फायदा शम्स भाई को होता है। मैं तो कह रही हूँ कि आप उनसे बात करें कि आपको इसमें हिस्सेदार बना दें। अरे कैसी बातें करती हो बेगम, वो तो कुलसूम बाजी के कहने पर भाई साहब ने मुझे अपने साथ काम पर लगा लिया, वरना हमारे पास था ही क्या। अरे मैं भी तो तुम्हें यही कह रही हूँ कि जब कुलसूम बाजी जिंदा थी, अब वो मर चुकी हैं। अब देखना जैसे तैसे वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ और ये बात शम्स भाई भी अच्छे तरीके से जानते हैं। वो कुछ नहीं समझते, जब वो मर जाएंगे तब भी तो आपको कारोबार संभालना पड़ेगा ना। अरे क्यों बदफाल मुंह से निकाल रही हो? जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। ठीक ही तो कह रही हूँ, एक बेटा उनका अंधा है, एक बावला है। देखो बेगम, बच्चों को कुछ ना कहो, आखिर को मेरे भांजे हैं जैसे भी हैं, और ये सब कुछ उन्हीं का तो है। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझनी। और हाँ, मैं रात को देर से घर आऊंगा, दोस्तों में जा रहा हूँ। बस दोस्तों में जा रहा हूँ, मजा ले जो ये आदमी मेरी बात सुन। ये लो माँ पानी।
सदफ, जी अम्मा। बेटा मुझे एक बात करनी है तुमसे। मुझसे क्या बात करनी है? जी आके बैठ। जी अम्मा बोलें। सदफ, मैं चाहती हूँ तेरी शादी फरहान से हो जाए। क्या? अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि नासरों में एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे मालूम है वो करता क्या है, ना हुनर ना तालीम। इसीलिए मैंने तेरी खाला को अभी तक हाँ या ना नहीं की। नहीं अम्मा, मैं फरहान से शादी नहीं करूंगी। अगर तूने हाँ नहीं की ना, वो फरहान की फुप्पो है ना रशीदा, वो जमीला से रिश्ता तय कर देगी। और वैसे भी वो ताक लगाए बैठी। हाँ तो कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। और वैसे भी शम्स भाई की मौत के बाद वो करोड़ों का मालिक है और दूसरा भाई तो बावला है। अम्मा मैं सारी जिंदगी एक अंधे के साथ कैसे गुजारूंगी? बेटा, दौलत की चमक अंधेरे में भी उजाला कर देती है, और वो तो तेरे इशारों पे नाचेगा। आपसे ये बात अब्बा ने कही है ना? अरे उनको तो अभी तक पता भी नहीं है। मैंने कहा तुझसे मशवरा कर लूं। नहीं अम्मी, मैं फरहान से नहीं नासिर से शादी करूंगी। अरे तू हमारी इकलौती औलाद है, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप खाला को हाँ कर देना, वही मेरी खुशी भी है और रिश्ता भी आया हुआ है। हाँ कर दूंगी, नासिर से भी कर दूंगी, लेकिन तू मेरे कहने पे तो चल। क्या मतलब? देख बेटा, कभी वक्त को अपने हाथ में लेना पड़ता है और कभी कभी वक्त के साथ चलना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। मैं नहीं चाहती तू अपनी ख्वाहिशात मारे। अरे नासिर के पास है क्या? फरहान के पास करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों की। अरे तू सोच ना ये। देख, अगर तूने हाँ कर दी ना तो तू ऐश करेगी, ऐश। अरे बुरहान, तू क्यों नहीं खा रहा? बुरहान, चुप क्यों हो गया? बुरहान, कहीं चला गया क्या? मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा है भाई? चुप रहना भी तो एक काम है। अरे कभी तो अकल की बात किया कर। वो क्या होती है? खाने की चीज होती है, और तू खा चुका। अरे कौन आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ऐसा करो, तुम इनके लिए पहले चाय का इंतजाम करो और फिर उसके बाद खाने का। शम्स भाई, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस वैसे ही मिलने आ गए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बैठे, तशरीफ रखिए ना आप लोग। सुनो, जाके इंतजाम करो तुम खाने वाने। जी साहब जी। यार कुछ आवाजें आ रही हैं, तू बैठ, मैं देख कर आता हूँ। कौन है भाई? देख ले, पहचान ले कौन है। मत बता, देख लूंगा, पहचान लूंगा। अरे ये तो सदफ है। मैं यही देख रही थी कि तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी हिस्स दी है, हाथ रखते ही बता देते हैं कि कौन है। चलो आप बैठ के बात करते हैं। बुरहान, अरे जब तू देख सकता था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि इसको मैंने मना किया था। अरे ये चाय बिस्किट कौन खा रहा है? अरे लो ना। नहीं नहीं, बस तुम खाओ। छुट्टी वाले दिन आप लोग आ जाते हैं तो दिन अच्छा गुजर जाता है। बस शम्स भाई, जब से कुलसूम बाजी का इंतकाल हुआ है ना, जब से मेरा और जरीन का तो यही इरादा रहता है कि छुट्टी का दिन आपके साथ और बच्चों के साथ गुजारा जाए। मोहब्बत है आप लोगों की। वो सदफ कहाँ गई? फरहान और बुरहान से मिलने गई है। घर पर भी उनकी फिक्र रहती है। कह रही थी कि फरहान को तो नजर भी नहीं आता, कितना परेशान होता होगा। बस अल्लाह की मर्जी है। फरहान को बसारत नहीं दी और बुरहान से बसीरत छीन ली। इसमें भी तो अल्लाह की आजमाइश है ना शम्स भाई, फिक्र ना किया करें, बस सब ठीक कर देगा। सोचता हूँ कि मेरी मौत के बाद क्या होगा।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी उम्र भी आपको लग जाए, हम है ना देखभाल करने के लिए। आप लोगों की मेहरबानी है। उन्होंने मुझे लालच दी थी, मकान तुम्हारे नाम कर दूंगी, सदफ से शादी करा दूंगी। नासिर, मुझे पता है कि सदफ और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो और इसके अब्बा राजी नहीं है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि तेरी शादी सदफ से हो जाए। तो खालू को क्यों एतराज है? अरे एतराज तो मुझे भी है ना, तेरा कोई काम है ना धंधा है, और जिंदगी गुजारने के लिए ना पैसे की जरूरत पड़ती है। खाला मैं सब कुछ कर लूंगा। देख, अगर तू चाहता है ना सदफ से शादी करना, तो तुझे मेरी एक बात पे अमल करना पड़ेगा। खाला आप जो कहेंगी मैं कर लूंगा। तो फिर मेरा वादा है कि तेरी शादी सदफ से हो जाएगी और तुम दोनों खुशहाल रहोगे। खाला कब और कैसे? तू उसकी फिक्र नहीं कर, वो सब मैं बता दूंगी तुझे। कैसी है मुमानी? आओ, मैं ठीक हूँ। आओ कमरे में बैठो। जब मैं आई थी तुम कहाँ थे? जी बेगम साहिबा, घर का कुछ सामान लेने के लिए गया था। अभी मुझे घर छोड़ने जाना। जी बेहतर बेगम साहिबा। बात सुने, ये शम्स भाई बहुत कमजोर नहीं लग रहा है? हाँ, अपने दोनों बेटों की तरफ से फिक्रमंद जो रहते हैं वो। क्या ख्याल है हम सदफ की शादी फरहान से ना कर दें? अरे पर तुम्हारी बहन ने जो उसके लिए रिश्ता मांगा हुआ है वो? अरे मुझे बहन की नहीं, अपनी बेटी की मुस्तकबिल की फिक्र है। अरे पर सदफ मान जाएगी, वो भी तो। मैं उसको मना लूंगी। अच्छा देखो, इस मामले में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। हम कोई मुनासिब मौका देखकर भाई से बात करेंगे, ठीक है? अरे मुझे भाई साहब की तरफ से जल्दी नहीं है, मुझे तो आपकी रजामंदी चाहिए थी। और शादी उनकी जिंदगी में ना भी हो तो बाद में तो हो ही जाएगी। अरे कैसी बुरी बुरी बातें मुंह से निकाल रही हो। अरे भाई साहब हर वक्त अपने मुंह से मौत की बातें करते रहते, और एक न एक दिन तो सबको मरना ही है। हाँ ठीक है, लेकिन पहले हम भी तो मर सकते हैं, है ना? अच्छा फर्ज करो अगर भाईजान का इंतकाल हो जाता है तो कारोबार का क्या होगा? अच्छा आप सो जाओ बस। अच्छा मैंने बता दिया, मैं कल शम्स भाई के घर जाऊंगी। क्यों, कोई काम है क्या तुम्हें उनसे? अरे आप कमाल करते, अरे वो हमारे भांजे हैं और नौकरों पे थोड़ी छोड़ा जा सकता है। और वैसे भी मैंने सोच लिया है, मैं रोज चक्कर लगाऊंगी शम्स भाई के यहाँ। बेसिकली जिस पर्सनैलिटी से उनका ताल्लुक है उसमें उनकी जो सुपर ईगो डेवलपमेंट है, जहाँ पर हम सही और गलत की पहचान करते हैं, उस चीज़ को भी बिल्कुल वो नज़रअंदाज करके, उसको भी क्रॉस करके, और वो उस एक्सट्रीम लेवल पे जाके वो गलत काम करने की तरफ सोच रही हैं। कौन है भाई? क्या बात है, घर पे नौकर नहीं है? मैं तुम्हारी मुमानी। ओ अच्छा, मुमानी जान आप आई हैं। एक मिनट खोलता हूँ दरवाजा। कैसी है मुमानी? आओ, मैं ठीक हूँ। आओ कमरे में बैठो। यहाँ बैठो, यहाँ आगे आगे आगे। यहाँ बैठो। तुमने क्यों दरवाजा खोला? ये मासी और ड्राइवर कहाँ हैं? वो मुमानी, मासी और ड्राइवर बाहर सामान लेने गए, बस आते ही होंगे। आज नौकरों के कान खींचूंगी। कान मत खींचिएगा, लंबे हो जाएंगे। आप अकेली आई हैं? क्यों, और कौन आता मेरे साथ? वो सदफ नहीं आई? क्यों, सदफ तुझे अच्छी लगती है? वो है ही इतनी अच्छी। तुम दोनों की शादी करा दूं? मुमानी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं यही देखना चाह रही थी कि तुम मेरा पूछते हो या नहीं। मैं भी आई हूँ। अरे कैसी हो तुम? ठीक, तुम सुनाओ कैसे हो? बताया क्यों नहीं तुमने? मैं यही देखना चाह रही थी कि तुम हमें याद रखते भी हो या नहीं। अरे बिल्कुल याद रखता हूँ। और वो कहाँ है बुरहान? वो अंदर होगा अपने कमरे में। जब मैं आई थी तुम कहाँ थे? जी बेगम साहिबा, घर का कुछ सामान लेने के लिए गया था। अभी मुझे घर छोड़ने जाना। जी बेहतर बेगम साहब। और ये साहब के जाने के बाद ना बच्चों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाया करो। जी बेगम साहब।
इन लोगों के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि जो इंटरनली जो पैटर्न्स हो रहे होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से प्रोसेसिंग हो रही होती है उनकी। बज़ाहिरन वो इतना शो नहीं करा रहे होते अपनी चीज़ों को, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही लोगों के साथ मुआशरे में बड़े ही एक एडजस्टमेंट वे में चल रहे होते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों के अंदर इंटरनली बड़ी वीक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये लोग। तुम क्या कर रही हो? फरहान बुरहान के लिए खाना बना रही थी। बाजी आप भी खाएंगी ना? खा लेंगे। आप अच्छा करती हैं, आ जाती हैं, बच्चों का दिल बहल जाता है। हाँ, कुलसुम बाजी के होते हुए तो हमें फिक्र थी नहीं, अब देखभाल तो हमें ही करनी है ना। अब मैं रोज रोज तो चक्कर लगा नहीं सकती, तुम भी ध्यान रखा करो ना। मैं तो दोनों का बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छा, तुम जाती कब हो? साहब के घर आने के बाद जाती हूँ ताकि बच्चे अकेले ना रहें। अच्छा करती हो। और ये ड्राइवर कब जाता है? साहब को घर लाने के बाद खाना खाकर चला जाता है, अगर कोई काम ना हो तो। अच्छा, तुम काम करो। हेलो हेलो, क्या सोचा, शादी करनी है या? खाला आपके ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, और उससे ज़्यादा आपकी जहानत, उसकी दाद देनी पड़ेगी। अच्छा बस काम की बात सुनो। नासिर का अगर देखा जाए कि किसी भी हद तक उन्हें जाकर उस चीज़ को हासिल करना है, तो जो एक्सट्रीमिज़म है वो कहीं ना कहीं नासिर की पर्सनैलिटी में भी नज़र आ रहा है। और एक होती है यंग एज, कि यंग एज के अंदर आप में एनर्जेटिक बहुत होते हैं, आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए बड़े ही बूस्ट अप वे में चल रहे होते हैं, यानी आप बड़े जो है वो एंथुसिज्म, एक हौसले के साथ वो काम कर रहे होते हैं। अब जहाँ पर एक सिलसिला आता है जहाँ पर आपकी इंटीमेट फीलिंग की रिलेशनशिप का बात आती है, कि जहाँ पर आपने अपनी फैमिली को आगे लेके चलना होता है एक रिलेशनशिप के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी देखा कि कज़न जो है वो मुझे इस काम को करने से हासिल हो सकती है। जेनेटिकली कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर। तो बेसिकली जो इसके अंदर अगर सदफ़ का रोल देखा जाए कि सदफ़ जो है वो किस तरीके से इस प्लानिंग में अपनी माँ का साथ दे रही हैं, वो किस तरीके से इस्तेमाल हो गई हैं अपनी माँ के साथ, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करनी है कि हाँ, अगर उनके जो है किसी कत्ल को करवाया जाए नासिर से शादी करने के लिए, तो बेसिकली उनमें ये पैटर्न्स, ये इस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपनी प्लानिंग में, अपनी चीज़ों में वो इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो रियलिटी का जो बेसिस होती है, वो अपनी जो हकीकत के साथ इंसान कांटेक्ट करते हुए चलता है चीज़ों को लेके, उन चीज़ों से भी दूर होता चला जाता है। उसमें जो इनसाइट की एक वो फीलिंग्स होती है वो डेवलप होते होते ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और वो अपने बिल्कुल एक जो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी, जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उस तरीके से जो है वो बिहेव करने लगते हैं, जिसके अंदर उनका गुस्से का तेज़ हो जाना, लोगों को जो है वो किसी भी हवाले से चीट करना, या जिस तरह देखा जाए अगर वो इर्रेशनल वे में बिहेव करने लग जाते हैं कि बदतमीज़ी, गालम गलोच, मुख्तलिफ़ तरह के उनके बिहेवियरल पैटर्न जो है वो सामने आने लगते हैं। कौन है? कौन है तुम? खामोश, मार दूंगा। कौन है तुम? पुलिस के मुताबिक मुलजिमा जरीन उस कत्ल की मास्टरमाइंड थी और उसी ने इसकी प्लानिंग की थी। मुलजिमा की मक्कारी और चालाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुलजिमा को पहले ही एहसास हो गया था कि उसका शौहर नूरुद्दीन एक शरीफ और ईमानदार शख्स है जो मुलजिमा की साजिश में शरीक नहीं होगा। तो मुलजिमा ने एक तरफ शौहर को अपनी प्लानिंग से बेखबर रखा, जबकि दूसरी तरफ बेटी सदफ और भांजे नासिर को भी ब्लैकमेल करके इस्तेमाल किया। प्लानिंग के मुताबिक मुलजिमा मकतूल के कत्ल के बाद सदफ की शादी नाबीना फरहान के साथ करके सारी दौलत हथियाना चाहती थी। फिर बाद में फरहान और बुरहान को भी रास्ते से हटाकर सदफ और नासिर की ख्वाहिश के मुताबिक दोनों की शादी करना चाहती थी। पुलिस ने मुलजिमान का चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया। मैं जब बाज को जागों में पलते देखता
जिगर अपने को अंगारों पे जलते देखता हूँ, जो अपनी बेज़मीरी पर कभी नादिम नहीं होते, जनाजे ऐसी कौमों के निकलते देखता हूँ।